नमस्कार। आज हम विनोद कुमार शुक्ल कृत कविता जंगल के उजाड़ में इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विनोद कुमार शुक्ल के संबंध में थोड़ी सी बातें। उनका जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांद में हुआ और वर्तमान जीवन की विसंगतियों और असंगतियों का मार्मिक चित्रण विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं में देखने को मिलता है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं लगभग जय हिंद, सब कुछ होना बेचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं आदि। हमारे अध्ययन के लिए यहाँ जो कविता दी गई है जंगल के उजाड़ में, वह कविता उनका काव्य संकलन अतिरिक्त नहीं का एक भाग है और इस कविता के बारे में आदिवासी जीवन के विभिन्न पक्षों को मार्मिकता के साथ चित्रित करने वाली एक कविता है जंगल के उजाड़ में। सबसे पहले इस शीर्षक के संबंध में, जंगल का अर्थ है वन, हम सब जानते हैं। उजाड़ में मीन्स का अर्थ है निर्जनता में, नीरवता में, इन द वाइल्डरनेस ऑफ द जंगल और फॉरेस्ट। हिंदी में जंगल कहते हैं तो अंग्रेजी में जंगल कहते हैं। और इस कविता के संबंध में आदिवासी लोग हम जानते हैं प्रायः जंगलों में रहते हैं, पर्वतीय प्रदेशों में रहते हैं। सामान्य जन से, सभ्य समाज से अलग रहना वे पसंद करते हैं। उनकी अपनी रीति रिवाज हैं, अपनी जीवन पद्धतियाँ हैं और ये लोग अक्सर भूख सहने के लिए मजबूर है। इनका निरंतर शोषण हो रहा है। किनके द्वारा? तथाकथित सभ्य समाज द्वारा। फलस्वरूप इन लोगों का जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण हो जाता है। इस स्थिति का चित्रण इस कविता में देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि स्वातंत्र्योत्तर काल में आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की पद्धतियों का, अनेक योजनाओं का आविष्कार किया गया। इसके निर्वहन के लिए, कार्यान्वयन के लिए बड़ी संख्या में निधियों का आवंटन भी किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से आदिवासी लोगों को इन योजनाओं से खास प्रयोजन नहीं मिलता। खास प्रयोजन नहीं मिलने की स्थिति में उनका जीवन वैसा ही रहता है। वैसा ही जीवन बिताने के लिए वे मजबूर हो गए हैं। उनके जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकारें, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें अनेक प्रकार की योजनाएं बनाती हैं और इन निधियों को का अंश, केवल एक अंश इन आदिवासियों को
मिलता है या प्राप्त होता है, थोड़ा सा प्रयोजन उन्हें मिलता है। इसी कारण से ही वे आज भी भूख सहने के लिए विवश। हम जानते हैं स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी, 75 साल बाद भी, आज इस साल हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाते हैं। इतने साल बाद भी आदिवासियों के जीवन में उल्लेखनीय कोई प्रगति नहीं हुई है। इसका कारण कवि यहाँ व्यक्त करते हैं। आदिवासियों के नाम पर बाकी लोग सभ्य समाज शोषण करते हैं, धनार्जन करते हैं। इसी कारण से ही जीवन के लिए आवश्यक सुख सुविधाओं से, न्यूनतम सुख सुविधाओं से भी वे वंचित हो जाते हैं। आदिवासियों के इस कष्टपूर्ण जीवन को जीवंतता के साथ चित्रित करने वाली कविता है जंगल के उजाड़ में, जंगल की निर्जनता में। और इस कविता की रूपरेखा इस प्रकार है। एक पुरुष जंगल जाता है, किस उद्देश्य से? जंगली कंदमूल खोदने के लिए, जंगली फलों को तोड़ने के लिए। इनका प्रयोजन क्या है? भूख मिटाना। हम जानते हैं या अक्सर सुनते हैं, जंगली कंदमूल खोदकर घर लाकर पकाना, खाना, और जंगली फलों को तोड़कर खाना, सीधे खाना। इस प्रकार वे भूख मिटाते हैं। जंगली नरचरणियों से पानी पीकर वे प्यास मिटाते हैं। इस प्रकार का जीवन बिताने वाले जंगली लोग या आदिवासी लोग क्या करते हैं? इस प्रकार एक पुरुष जंगल के निर्जनता में जाता है, अर्थात बहुत अंदर तक, जंगल के बहुत अंदर तक वह पुरुष जाता है। वह परिवार का नायक है, वह बहुत अंदर तक जाता है, किसी ना किसी प्रकार कुछ भोजन ढूंढ निकालने के लिए, अर्थात कुछ कंदमूल निकालने के लिए, खोदने के लिए। और कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में इसका चित्रण इस प्रकार करते हैं कि जंगल के उजाड़ में कांदा खोदते खोदते भूख से बेहोश पड़े आदिवासी के लिए कौन डॉक्टर को बुलाएगा? उसे अस्पताल ले जाना चाहिए या रसोई घर। अत्यंत व्यंग्यात्मक शब्दों में कवि यहाँ चित्रित करते हैं कि इस युवक को, इस पुरुष को बेहोशी की स्थिति में अस्पताल ले जाना है या रसोई कर। मतलब है कि एक पुरुष भूख की स्थिति में, भूख सहते हुए घर से निकलता है जंगली कंदमूल की खोज में, और वन पहुंचने पर उसकी भूख बढ़ जाती है। भूख की अधिकता में वह बेहोश हो जाता है, और बेहोशी की स्थिति में वह नीचे गिर पड़ता है। इस प्रकार नीचे गिर पड़ने वाले इस व्यक्ति को, इस पुरुष को अस्पताल ले जाना है या रसोई घर में ले जाना है? कभी यहाँ एक व्यंग्यपूर्ण सवाल पूछते हैं। अस्पताल ले जाने का उद्देश्य क्या है? हम जानते हैं किसी बीमारी की इलाज करने के लिए हम एक व्यक्ति को या किसी को अस्पताल ले लेते हैं। अब रसोई घर ले जाने से क्या मतलब है?
यहाँ रसोई में हम जानते हैं भोजन बनाते हैं, भोजन पकाने वाला स्थान है रसोई घर। अब रसोई घर में इसका व्यक्ति को ले जाना है या अस्पताल ले जाना है। मामूली तौर पर विचार करने वाला व्यक्ति सोचता है कि इस पुरुष को, इस व्यक्ति को जो बेहोश हो गया है अस्पताल ले जाना है, क्योंकि तुरंत हम इस प्रकार सोचते हैं। लेकिन यहाँ कभी कहते हैं, कभी विचारते हैं इस व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के बजाय इसे किसी रसोई घर में ले जाना है। किसके लिए? भरपेट भोजन खिलाने के लिए। उसे भरपेट भोजन खिलाना है, यही प्राथमिक उपचार है। इससे सबसे पहले भोजन खिलाना है। भरपेट भोजन खिलाने पर उसकी बेहोशी दूर हो जाएगी, एकदम अपने आप दूर हो जाएगी। उसे किसी डॉक्टर के पास या किसी अस्पताल ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार कवि व्यंग्यात्मक लहजे में तथाकथित सभ्य समाज पर प्रहार करते हैं, कटु प्रहार करते हैं, हथौड़े का प्रहार कहाँ कवि करते हैं। और आगे की पंक्तियां भी देखिए, यहाँ दूर तक कोई अस्पताल नहीं, दूर दूर तक ऐसी चौंबड़ी नहीं जहाँ रसोई पकती हो। भूख से बेहोश पड़े आदमी का प्राथमिक उपचार क्या होगा? यहाँ इस इलाके में, इस जंगली प्रदेश में दूर दूर तक कोई अस्पताल नहीं है। और उसी प्रकार वहां कोई चौंबड़ी भी नहीं है। चौंबड़ी की विशेषता क्या है? जहां रसोई पकती हो। जिस घर में, जिस चौंबड़ी में भोजन पकाता है, जिस घर में भोजन पकाता है या खाने के लिए कुछ पकाता है, इस प्रकार का कोई घर वहां नहीं है, इस प्रकार की कोई चौंबड़ी वहां नहीं है। दूसरे शब्दों में, जहां कोई चूल्हा जलता है उस प्रकार की कोई रसोई नहीं है, उस प्रकार की कोई चौंबड़ी भी नहीं है। इधर उधर चौंबड़ियां है, छोटी छोटी चौंबड़ियां इधर उधर दिखाई पड़ती है, लेकिन कई दिनों से उसमें चूल्हा नहीं जला है। मतलब है कि वहां खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, भोजन का अंश भी वहां नहीं है। उस प्रकार की चौंबड़ी में इस व्यक्ति को ले जाने से कोई प्रयोजन नहीं मिलता। कभी कहते हैं कि जंगली लोगों की चौंबड़ियों में भोजन पकाया नहीं जाता, उनके चूल्हे नहीं जलते। इसका मतलब है कि ये जंगली लोग, ये आदिवासी लोग सबके सब भूख सहने के लिए मजबूर है। भूखे प्यासे रहना इन लोगों की नियति बन गई है। और इसके मूल में कौन है, इसका मूल कारण क्या है? इस सत्य की ओर भी कवि इस कविता में संकेत करते हैं। इसकी ओर हम आगे मुड़ेंगे और आगे की पंक्ति हम देखिए। बेहोशी में लगेगा कि अभी सोया हुआ है और उसे सोने दिया जाए। मैं बेहोशी में मर जाए तो कैसे पता चलेगा कि मर गया, और कुछ नहीं हो सकता। कभी यह हम कहते हैं कि बेहोशी में इस व्यक्ति की
मृत्यु हो जाती है तो इसका भी पता नहीं चलेगा। मतलब है कि बेहोश व्यक्ति मर गया है या नहीं, इसका पता नहीं चलेगा। अर्थात एक समझना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। इसलिए कोई व्यक्ति यह नहीं समझेगा कि उसे उसकी मृत्यु हुई है, और कभी सूचना देते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके इलाज करने से कोई प्रयोजन नहीं होगा। उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी कोई चिकित्सा नहीं हो सकती, नहीं कर सकती। इस प्रकार कवि संगीत करते हैं कि बेहोश पड़े उस आदमी की स्थिति बहुत शोचनीय है। बहुत शोचनीय अवस्था में वह व्यक्ति बेहोश पड़ा है। और कभी हमारे चिंतन के लिए इस प्रकार की पंक्तियां भी आगे लिखते हैं, वे बहुत विचारणीय है। आगे की पंक्तियां भी देखिए। यदि वह मर गया तो उसके हिस्से का हंडी में थोड़ा भी फात नहीं था, जो दूसरे के लिए बच जाता। दूर किसी पेड़ के नीचे या चौंबड़ी में उसकी पत्नी और 3 बच्चे भूख से मरते हुए उस आदमी का इंतजार करते होंगे कि वह कांधा खोद कर ला रहा होगा, फिर वे भी भूख से मर जाएंगे। कुछ ही दिनों से यह एक आदिवासी कथा है कि बहुत बरस से जंगल में बहुत से आदिवासी भूख से मर जाते हैं। ये पंक्तियां अत्यंत मार्मिक या मर्मस्पर्शी है। तथाकथित सभ्य समाज के मुंह पर हथौड़े का प्रहार करने वाली पंक्तियां है ये पंक्तियां। देखिए, यदि वह व्यक्ति मर जाता है तो उसके हिस्से का हांडी में थोड़ा भी फात नहीं है, उसके लिए कोई भोजन नहीं था, उसके घर में कोई भोजन नहीं था। इसलिए यदि वह व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए रखा गया वह भोजन कोई नहीं खा सकता। भोजन नहीं है तो कैसे खा सकता? बिल्कुल असंभव है। मतलब है कि उस व्यक्ति के लिए घर पर कोई भोजन नहीं है, उसके घर में भोजन का लेश मात्र भी नहीं है। इसलिए दूसरा कोई व्यक्ति वह भोजन नहीं खा सकता। भोजन नहीं है तो खाना बिल्कुल असंभव है, कहने की जरूरत नहीं। और दूर किसी पेड़ के नीचे या चौंबड़ी में, कभी कहते हैं कि दूर किसी पेड़ के नीचे या चौंबड़ी में उसकी पत्नी और बच्चे इस बेहोश पड़े व्यक्ति की प्रतीक्षा में राह देखते होंगे। मतलब है कि यह व्यक्ति जो बेहोश पड़ा है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी प्रतीक्षा में उसके आगमन के लिए राह देखने वाली पत्नी और बच्चे, इनका चित्रण कभी हम करते हैं इन पंक्तियों में। इनकी पत्नी चौंबड़ी के समीप, चौंबड़ी के आगे या किसी पेड़ के नीचे। मतलब है कि आदिवासी लोग चौंबड़ी में रहते हैं, इन्हें घर कहना भी असंभव है। चौंबड़ी में रहते हैं या कभी कभी किसी पेड़ के नीचे रहते हैं या कभी कभी किसी गुफा में रहते हैं। इस प्रकार की
वह पत्नी जो चौंबड़ी में रहती है या पेड़ के नीचे है और उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये बच्चे भूख से कराहते हैं। भूख प्यास से कराहने वाले ये बच्चे और पत्नी उसकी राह देख रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा में देहली पर बैठ रहे हैं। लेकिन काश वह व्यक्ति कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। जंगल के उजाड़ में उसकी मृत्यु हो चुकी है। भूख के मारे वह बेहोश गिर पड़ा और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए वह व्यक्ति कभी नहीं लौट आएगा। यह बिना जाने ये पत्नी और बच्चे यहाँ उसकी प्रतीक्षा में आंगन में या देहली पर बैठ रहे हैं। और आगे देखिए, उसकी पत्नी और 3 बच्चे, इनके 3 बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे वे भूख से कराह रहे और भूख से मरते हुए उस आदमी का इंतजार करते होंगे। इंतजार करना मतलब है प्रतीक्षा करना, एक्सपेक्टेशन, प्रतीक्षा करना। इंतजार शब्द का मतलब है इनकी इंतजार में, इस आदमी की इंतजार में, इसकी प्रतीक्षा में ये देहली पर बैठते हैं। और उनका कामना क्या है? उनकी कामना, वह कांधा गोद कर ला रहा होगा, फिर वे भी भूख से मर जाएंगे। वे कांधा खोद कर, जंगली कांधा खोद कर या जंगली जड़ खोद कर वह व्यक्ति तुरंत ही आएगा और उसे पका कर खा सकता है। ये इस प्रकार वे विचारते हैं। इस प्रकार वह पत्नी और बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं। लेकिन काश वह आदमी, वह पति कभी नहीं आता, कभी नहीं लौट आता कंदफूल के साथ, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है जंगल के उजाड़ में। और आगे की पंक्ति उल्लेखनीय है। कवि कहते हैं कि फिर वे भी भूख से मर जाएंगे। वे भी मतलब ये पत्नी और ये बच्चे, वे भी निकट भविष्य में ही एक एक करके भूख से मर जाएंगे। भूखे रहना इनकी नियति है, भूख से मरना इनकी नियति है। कवि इस प्रकार लिखते हैं, एक निश्चित है कि ये लोग भी, पत्नी और बच्चे भी कुछ ही दिनों के अंदर एक एक करके भूख के शिकार हो जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। उनकी भी मृत्यु अवश्यम भावी है, निकट भविष्य में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। और कुछ ही दिनों से एक आदिवासी कथा है कि बहुत बरस से जंगल में बहुत से आदिवासी भूख से मर जाते हैं। बहुत दिनों से यह एक आदिवासी कथा है, मतलब है कि एक निरंतर होने वाली एक घटना है। यह एक आकस्मिक घटना नहीं, मतलब है कि इस आदमी की मृत्यु जंगल के उजाड़ में भूख के मारे बेहोश गिरकर मरने की जो स्थिति है, उस प्रकार की उसकी मृत्यु एक आकस्मिक घटना नहीं, लेकिन यह एक निरंतर खड़ित होने वाली घटना है। यह एक धारावाहिक
है, निरंतर चलती रहती है इस प्रकार की मृत्यु। आदिवासी लोग एक एक करके भूख से पीड़ित पीड़ित होकर मर जाते हैं। यह एक निरंतर खड़ने होने वाली घटना है। इस प्रकार कवि खुलकर लिखते हैं, बहुत वर्ष से में मतलब है अनेक वर्षों से यह घटना घटती रहती है। यह घटना अनेक वर्षों से मतलब शायद 75 वर्षों से घटना घटती रहती है। आजादी के बाद इतने वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी एक घटना घटती रहती है। और आगे की पंक्ति क्या है, बहुत से आदिवासी भूख से मर जाते हैं। अनेक आदिवासी लोग भूख से मर जाते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया तथाकथित सभ्य समाज इस स्थिति से बेखबर रहता है, अनभिज्ञ रहता है, उसकी जानकारी नहीं के बराबर है। जानते हुए भी अनसुना करता है, सभ्य समाज अनदेखा करता है। इस स्थिति की ओर कवि हम संकेत करते हैं। और इस कविता में इस प्रकार कवि ने जंगल के उजाड़ में, जंगल की नीरवता में, निर्जनता में, एकांतता में कंदमूल खोदकर लाने के लिए गए एक आदिवासी व्यक्ति की मृत्यु का चित्रण किया है। वह आदिवासी व्यक्ति भूख के मारे, भूख की अधिकता में बेहोश होकर गिर पड़ता है और बहुत निकट ही तुरंत ही उसकी मृत्यु होती है। और इस स्थिति का चित्रण करते हुए कवि बताते हैं कि इसकी मृत्यु की खबर पाए बिना उसकी चौपड़ी में रहने वाली पत्नी और बच्चे वे भी धीरे धीरे मृत्यु का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि इनकी नियति है भूख सहना और भूख का शिकार होकर मरना। इस त्रासदी का चित्रण तथाकथित सभ्य समाज के निकट होने वाली इस त्रासदी का मार्मिक चित्रण इस कविता में देखने को मिलता है। साथ ही तथाकथित सभ्य समाज पर कड़ू प्रहार भी कवि करते हैं इस कविता के द्वारा, क्योंकि इनकी भुखमरी के लिए हम सब जिम्मेदार है। तथाकथित सभ्य समाज जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। उनके लिए आवंटित निधियों को उनकी चोरी करने वाले लोग विशेषकर उत्तरदायी है। पहले ही मैंने इसकी ओर संकेत किया। आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है सरकारें और बड़ी संख्या में निधियों का आवंटन भी करती है, लेकिन आदिवासियों को इससे थोड़ा ही प्रयोजन मिलता है। बाकी सबके सब प्रयोजन मिलता है बिचौलियों को, सरकारी भ्रष्ट अफसरों को, नौकरशाही को, ठेकेदारों को, इन सब को प्रयोजन मिलता है। इन सब की जेबें भर जाती है भ्रष्टाचार के द्वारा। इस प्रकार आदिवासियों को धोखा देने वाली ले सभ्य समाज पर कवि प्रहार करते हैं और आदिवासियों की वर्तमान स्थितियों पर विचार करने के लिए कवि हमें मजबूर बनाते हैं।
कवि कहते हैं कि आदिवासियों के जीवन में भोजन का अभाव है। भोजन जीने के लिए सबसे अधिक जरूरी चीज़ है। हम जानते हैं खाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये आदिवासी लोग भोजन से भी वंचित हो जाते हैं। इनके लिए आवश्यक पर्याप्त भोजन नहीं प्राप्त होता। अनाज वगैरह का आवंटन होता है, लेकिन वह अनाज कभी कभी काला बाजार में पहुंचता है और इन लोगों को भूख सकने के लिए मजबूर बनाते हैं तथाकथित सभ्य समाज के लोग। भूख के अलावा इन्हें चिकित्सालय नहीं गए, इलाज कराने के लिए कोई अस्पताल नहीं है। आदिवासी लोग इलाज करने लायक अस्पताल से भी वंचित है। और इसके अलावा वहाँ शिक्षा का अभाव भी, वहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल है तो वहाँ अध्यापक नहीं है। इस प्रकार शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। शिक्षा के बिना आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में लाना बहुत मुश्किल है। शिक्षा की महत्ता अभी हम सूचित करते हैं और बताते हैं कि इन लोगों को शिक्षा पाने की सुविधाएं नहीं है। शिक्षा पाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी 20 या 25 मील तक इन्हें पैदल जाना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति है। और कभी कभी बिजली का अभाव भी है। बिजली के अभाव में वे मोबाइल टावर के अभाव में वे ऑनलाइन शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार की स्थिति है। शिक्षा से भी वे वंचित हो जाते हैं। इस स्थिति की ओर कवि संगीत करते हैं। आदिवासियों के जीवन अभावपूर्ण जीवन है। संक्षोभ, यातायात का अभाव है, परिवहन नहीं है, सड़क नहीं है। इस स्थिति में उनका जीवन अधिक दुर्भर हो जाता है। इस प्रकार अभावपूर्ण जीवन बिताने के लिए मजबूर आदिवासी लोगों का चित्रण कवि ने किया है। और समसामयिक जीवन की एक घटना का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा इस संदर्भ में। पिछले साल एक साल पहले केरला के पालक्काड़ जिला के अट्टपाड़ी में मधु नामक एक युवक को तथाकथित सभ्य समाज ने पीट कर मार डाला। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, त्रासदी अंत हो गया उस युवक का। वह युवक समूचे आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। मधु की गलती क्या थी? मधु आदिवासी युवक है। भोजन के अभाव में भूख सकते वह परेशान हो गया। उसका परिवार बहुत दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गए, क्योंकि जैसा कि अभी हमने पढ़ा है भोजन का अभाव है। और इस प्रकार भोजन के अभाव में भूख मिटाने के लिए मधु नामक वह युवक क्या करता है? किसी की दुकान से भोजन करने लायक कुछ चीज़ें उनकी चोरी करता है। भोजन करने लायक या भोजन बनाने के लिए कुछ चीज़ों की चोरी करता है। कुछ प्याज या कुछ मसाले वगैरह। उसने रुपए पैसे की चोरी नहीं की
या किसी मूल्यवान चीज की चोरी नहीं की। भोजन बनाने लायक के लिए आवश्यक कुछ चीजों की चोरी की, जरूर की, कुछ प्याज और कुछ मसाले वगैरह। और लोगों ने, तथाकथित सभ्य समाज के लोगों ने उसे पकड़ा और धीरे धीरे लोगों ने उस पर आक्रमण किया। पीट पीट कर उस युवक को लोगों ने मार डाला। वह विवश, वह मजबूर युवक उनकी पीठ सहते सहते मर गया। पिछले साल केरला में अट्टप्पाड़ी में घटना घटित हुई। आदिवासी लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है, यह समझने के लिए एक घटना काफी है। इस प्रकार कवि ने इस कविता में आदिवासी लोगों की कष्टपूर्ण जिंदगी का मार्मिक चित्रण किया है, मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। और कवि का उद्देश्य कि अधिकारियों की आंखें खुलाना, सरकारों की आंखें खुलाना कवि का उद्देश्य है। सरकारें आदिवासियों की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाती है, मैंने कई बार बताया। लेकिन इन सब से थोड़ा ही प्रयोजन मिलता है आदिवासियों को। बाकी सबके सब, ये रकम सबके सब सभ्य समाज के भ्रष्ट लोग धोखेबाजी के द्वारा, चल कपड़ के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा हथियाते हैं, ले लेते हैं, चोरी करते हैं। ये स्थिति को रोकना, भ्रष्टाचारी को दंडित करना और इस स्थिति को रोकना सरकार का दायित्व है। सरकारों को यह दायित्व भी है। और कवि हम संकेत करते हैं कि कुछ भ्रष्टाचारी अफसर नौकरशाही का एक अंश क्या करते हैं, भ्रष्टाचार में निरत हो जाते हैं। और इस अंश को काबू में रखना, उचित प्रकार की दंड नीति के द्वारा उन्हें दबाना सरकार का दायित्व है। नहीं तो 75 वर्ष और बीत जाने पर भी आदिवासियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पिछले साल पालक्काड़ जिला में हुई इस दुर्घटना, इस त्रासदी हमें यह तथ्य मौन रूप से बता देती है कि आदिवासियों की जिंदगी आज भी बहुत कष्टपूर्ण है। सभ्य समाज के खोखलेपन का पर्दाफाश करना भी कवि का उद्देश्य है, कवि का लक्ष्य है। सभ्य समाज कहने के लिए कहते हैं कि हम आदिवासियों की भलाई के लिए, उनके उन्नयन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। लेकिन वस्तुतः सभ्य समाज आदिवासियों के जीवन से मुंह मोड़ता है, अनजान रहता है, जानते हुए भी अज्ञता का अभिनय करता है। आदिवासियों के कल्याण के लिए
योजनाएं बनाने का दावा करता है सभ्य समाज। कुछ लोग आदिवासियों को थोड़ा सा भोजन या जैसी चीज़ें दान में दे देता है और इसके उसके निकट दिनों में ही हम देखते हैं कि मीडिया में बहुत सारे विज्ञापन खबरें वगैरह हम देखते हैं, चित्र वगैरह। मतलब है कि आदिवासियों के लिए थोड़ा थोड़ा कल्याणकारी कार्य करने के द्वारा विज्ञापन के द्वारा विज्ञापन करना, उसको अपने के लिए अपने बहुत पब्लिसिटी के लिए उपयोग में लाना कुछ लोगों का कार्य है। इससे लोगों पर भी कवि अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार करते हैं। व्यंग्य का पुट मिलाकर कवि ने कविता की सृष्टि की है, कविता की रचना की है, कविता का निर्माण किया है। यह वास्तव में हमारी आंखें खुलाने लायक एक कविता है। सभ्य समाज को बहुत अधिक सिर झुकाना पड़ेगा। हमारे भाई बहन अर्थात आदिवासी लोग भूख सकते हुए हमारे निकट में भी रहते हैं और हम भरपेट भोजन खा के बहुत अधिक प्रसन्नचित्त जीवन बिताते हैं। यह एक बहुत अशोभनीय स्थिति है। इसलिए सभ्य समाज को विचारना पड़ेगा, सरकारों को विचारना पड़ेगा। यह कवि का उद्देश्य है, कवि का लक्ष्य है। आदिवासियों को धोखा देने वाले लोगों को दंडित करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इस प्रकार कवि इस कविता के द्वारा संकेत करते हैं। आदिवासियों का कल्याण हम सबका दायित्व है। इस प्रकार का संदेश देते हुए कवि एक कविता समाप्त करते हैं। धन्यवाद।